वेलकम व्यूअर्स टू चैनल पतिनार। इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज के वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस वह कैपेसिटी है जिससे कोई व्यक्ति अपने आप में और दूसरों के साथ इंटरैक्शंस में इमोशंस को आइडेंटिफाई, कॉम्प्रिहेंड, रेगुलेट और अप्लाई कर सकता है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक जरिया है, उसी उसकी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस एक फिक्स स्टेट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी सेट ऑफ एबिलिटीज है जिससे व्यक्ति समय के साथ अक्वायर और डेवलप कर सकता है। आजकल के क्लासरूम से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक हर जगह इमोशनल और सोशल स्किल्स पर बढ़ता हुआ इम्फेसिस इस बात को दिखाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अब पर्सनल वेलबींग के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, लीडरशिप स्किल्स के लिए और रिलेशनशिप सक्सेस के लिए एक फंडामेंटल नीड बन चुका है। डेनियल गोलमैन, मायर एंड सेलेवो और पेट्रेडाइस जैसे थिंकर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी से इंस्पायर होकर इस वीडियो में ईआई के 4 फंडामेंटल डोमेन से रिलेटेड बिहेवियरल टेक्निक्स बताई जा रही हैं। ये 4 फंडामेंटल डोमेन्स हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब हम पहले बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करने वाली स्ट्रेटजीज के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस होता है। यह इंडिविजुअल्स की अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को थॉट्स और बिहेवियर्स की अवेयरनेस के साथ जुड़ा होता है। सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करने वाली पहली स्ट्रेटजी है इमोशनल जर्नलिंग। इसमें हर दिन के इमोशनल ट्रिगर्स को डायरी में नोट करने जैसी चीजों को किया जा सकता है। किन किन सिचुएशंस में इंटेंस इमोशंस आए थे और आपने कैसे उन पे रिस्पॉन्ड किया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस पे रिफ्लेक्शन करने की जरूरत होती है। सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करने वाली दूसरी स्ट्रेटजी है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से आप इमोशंस को रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको रियलाइज कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस से इमोशनल चेंजेस को पहचाना जा सकता है। योग निद्रा जैसी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से हम इस डायरेक्शन में काफी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करने वाली थर्ड स्ट्रेटजी है सीकिंग फीडबैक। अपने इमोशनल रिएक्शंस को जानने के लिए पीयर, फ्रेंड और फैमिली से फीडबैक लेना एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रियल टाइम फीडबैक हमें हमारे बिहेवियर, इमोशनल ट्रिगर्स आदि चीजों के बारे में जानकारी देता है और हम उस फीडबैक के हिसाब से अपने बिहेवियर, थॉट प्रोसेसेस में जो जरूरत के मुताबिक चेंज है उन्हें कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करने वाली फोर्थ स्ट्रेटजी है लेबलिंग योर फीलिंग्स। अपनी इमोशनल वोकेबुलरी को बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि एक ही इमोशन के बहुत सारे टाइप्स या वेरिएंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देता है तो कोई गुस्से में बातचीत बंद कर सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही इमोशन एंगर कई डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेस और फील किया जा सकता है। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में भी हम फर्क करना सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक टीम लीडर को जब यह फील होता है कि वह मीटिंग्स में इम्पेशेंट हो जाता है तो वह समझता है कि यह उसके डेडलाइन एंजाइटी का परिणाम है और वह अपनी प्लानिंग और अप्रोच को बदलता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट को एनहांस करने वाली स्ट्रेटजीज की। सेल्फ मैनेजमेंट में इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करना शामिल है, स्पेशली जब हम किसी स्ट्रेसफुल या हाई प्रेशर सिचुएशन में हो। इसमें एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और पॉजिटिविटी बनाए रखना भी शामिल होता है। सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप करने वाली पहली स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस द पॉज। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन करने से पहले हम रिफ्लेक्ट करें, रुकें, उसके बाद रिएक्ट करें। इसमें एक सिंपल स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम 1 से 10 तक गिने, डीप ब्रेथ लें और फिर रिस्पॉन्ड करें। सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप करने की दूसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। योग, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें इमोशनल रिएक्टिविटी को कम करती हैं। अच्छी नींद और हेल्दी न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ मैनेजमेंट में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप करने की तीसरी स्ट्रेटजी है स्मार्ट गोल्स बनाना और उन्हें ट्रैक करना। स्मार्ट को ये एक एक्रोनिम है। स्मार्ट में एस से मतलब है स्पेसिफिक, एम से मतलब है मेजरेबल, ए से मतलब है अचीवेबल, आर से मतलब है रेलेवेंट, टी से मतलब है टाइम बाउंड। तो अगर हम स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड गोल सेट करें तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमें अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप करने की फोर्थ स्ट्रेटजी है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसमें इस तरह के स्टेटमेंट्स जैसे आई कैन हैंडल दिस या
दिस फीलिंग इज टेम्पररी, इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करने से, बोलने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप करने की फिफ्थ स्ट्रेटजी है इमोशनल रिफ्रेमिंग। किसी निगेटिव सिचुएशन को सीखने या अप्रिशिएट करने के अवसर के रूप में देखें। अगर हम किसी थ्रेट को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं तो हम शायद बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं लेते हैं तो हम उससे परेशान होते हैं और हमारा स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है लेकिन वह इसे लर्निंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने का मौका मानता है। अब हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने वाली स्ट्रेटजीज की। सोशल अवेयरनेस का मतलब है सोशल सिग्नल्स को पहचानना, ग्रुप डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करना और दूसरों से एम्पैथी के साथ जुड़ना। सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने वाली फर्स्ट स्ट्रेटजी है एक्टिव लिसनिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, इंटरप्ट करने से बचें और पूरे अटेंशन के साथ दूसरे की बातचीत को सुने। और कई बार हम उनकी बात को रिपीट करके इस बात को श्योर करते हैं कि हमारा ध्यान उनकी तरफ है और वो सीरियसली हमसे बात करें। सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने वाली सेकंड स्ट्रेटजी है एम्पैथेटिक प्रैक्टिसेस। अपने आप से पूछें कि इफ आई वर देम हाउ वुड आई फील। जैसे हम अगर अपने आप को किसी और की जगह पे रखते हैं और सोचते हैं तो हम बेहतर व्यू पॉइंट उस आदमी का ले सकते हैं। एम्पैथी को बढ़ाने के तरीके और भी हो सकते हैं, जैसे फिक्शन या बायोग्राफीज पढ़ना, डाइवर्स इमोशनल एक्सपीरियंस को उनके थ्रू समझने की कोशिश करना। सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने वाली थर्ड स्ट्रेटजी है ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज। फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, पोस्चर और जेस्चर को एनालाइज करना। सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने वाली फोर्थ स्ट्रेटजी है कल्चरल कॉम्पिटेंसी। डिफरेंट कल्चर्स के इमोशनल नॉर्म्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स को जानने की कोशिश करना। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को बढ़ाना जिसमें सभी तरह के लोगों को हम शामिल कर सकें। उदाहरण के लिए, एक मल्टीकल्चरल टीम का मैनेजर कल्चरल वेरिएशन को समझता है और इससे बेटर कोलैबोरेशन को अश्योर करता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने वाली स्ट्रेटजीज की। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इंटरपर्सनल एनकाउंटर्स को पॉजिटिवली नेविगेट करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है और दूसरों को मोटिवेट करना होता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करने वाली पहली स्ट्रेटजी है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। इसमें हम रिस्पेक्टफुली और अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, बिहेवियर्स पे फोकस कर सकते हैं ना कि इंडिविजुअल पे, और विन विन सॉल्यूशंस की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करने वाली सेकेंड स्ट्रेटजी है ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना। इसमें हम दूसरे के कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थैंक यू नोट्स या पब्लिक एक्नॉलेजमेंट से रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करने वाली थर्ड स्ट्रेटजी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम अपनी नीड्स और फीलिंग्स को असर्टिवली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन माय एक्सपेक्टेशंस आर अनक्लियर। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करने वाली फोर्थ स्ट्रेटजी है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। इसमें हमें अपने आप को ऑनेस्ट, डिपेंडेबल और ऑथेंटिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी फॉल्ट या एरर्स को एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करने वाली फिफ्थ स्ट्रेटजी है मेंटरिंग और कोचिंग। इसमें हमें दूसरों को सपोर्ट करना, उनको डायरेक्शन देना और फीडबैक देना जैसी चीजें शामिल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक हेल्थ केयर सुपरवाइजर एम्पैथी और क्लैरिटी के साथ परफॉर्मेंस फीडबैक देता है जिससे एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है। इन सारे डोमेन्स को इंटीग्रेट करने वाली कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाले प्रोजेक्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईआई की ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, रेजिलियंस, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। दूसरी चीज है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचना और रिफ्लेक्ट करना। तीसरी स्ट्रेटजी है कि कोचेस से, थेरेपिस्ट से और मेंटर्स से गाइडेंस लेने की जरूरत हो सकती है। फिर डिजिटल टूल्स और एप्स भी आजकल हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। फिर पांचवी चीज है रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशन। रियल लाइफ इमोशनल सिनेरियोस को इनेक्ट करके उनके साथ अपने बारे में सोचना और रिफ्लेक्ट करना। इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? पर्सनल लेवल पे इससे बेटर सेल्फ एक्सेप्टेंस, लाइफ सेटिस्फैक्शन और इमोशन रेगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ती है। सोशल लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं, बेटर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, डीपर एम्पैथी होती है। एकेडमिक डोमेन में इमोशनल इंटेलिजेंस से फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं हम और टीम वर्क बढ़ता है। वर्क प्लेस में इमोशनल इंटेलिजेंस से लीडरशिप ग्रोथ होती है, बेटर परफॉर्मेंस होती है, टीम में हार्मोनी बनती है। हेल्थ के डोमेन में इमोशनल इंटेलिजेंस से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मैनेज होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, डिप्रेशन या एंजाइटी के रिस्क कम होने लगते हैं।
इमोशनल इंटेलिजेंस की ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे टाइम कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशन के कल्चरल रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, फीडबैक से रेजिस्टेंस हो सकता है, ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स हमारे बिहेवियर को चेंज करने में रुकावट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में बात। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई इनेट गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक डेवलपेबल स्किल सेट है जिसे सेल्फ अवेयरनेस, एफर्ट, फीडबैक और रिफ्लेक्शन से डेवलप किया जा सकता है। चाहे आपका गोल बेहतर लीडर बनना हो, इम्पैथिक दोस्त बनना हो, फोकस्ड स्टूडेंट बनना हो या इम्पैक्टफुल स्पीकर बनना हो, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सक्सेस की फाउंडेशन है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।